अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा ही वीडियो में मैं पूरा ही मॉडल पेपर को आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको 95 प्लस मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। आपको पता है कि समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कुछ यहाँ पे आइए अनिवार्य निर्देश देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 के बीच अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 में लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो यहाँ से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं और ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 50 MCQs होंगे। उन MCQs को ही आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? क्या उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपभोक्ताओं का? तो गा वाला ऑप्शन सही है, सरकार का। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उत्तर हाईलाइटेड कर दिए हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ के याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इकाई से कम, इकाई से अधिक, अनंत, इकाई से कम, इनमें से कोई नहीं तो अनंत। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों देखेंगे, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है। पैमाने का प्रतिफल संबंधित है तो बिल्कुल दीर्घकाल से, खा वाला सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर यहाँ पे बच्चों देखेंगे GST एक प्रकार का है तो वस्तुओं एवं सेवा कर है ये। फिर वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर घा सही होगा। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी बच्चों? तो कीन्स ने दी। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? कीन्स ने दी थी। फिर बच्चों अगला है, भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर है तो 30% है। 30% है। नवा प्रश्न है, दो देशों की मुद्राओं के बीच दिन में दर कौन तय करता है? तो मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति। नवा प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिवस। फिर बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, बहुत पूछा जाता है तो इसका उत्तर आपको देना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न छोटे छोटे इकाइयों, आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे 12वां प्रश्न आता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले कुल जोर से है। फिर बच्चों 13वां प्रश्न है कि कुल उत्पादन लागत क्या होती है? कुल उत्पादन लागत क्या होती है? तो कुल उत्पादन लागत से आशय किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किए गए कुल व्यय से होता है। फिर 14वां प्रश्न है बच्चों, पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। तो पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। बाजार संतुलन का अर्थ लिखिए। तो वह स्थिति जिसमें एक विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग उसकी पूर्ति के बराबर होगी, बाजार संतुलन कहलाता है। फिर 16वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के मान्यताओं को बताइए। तो विक्रेता और मान्यताओं की बड़ी संख्या, उत्पाद एक रूपता। तीसरा है, फर्मों का निःशुल्क प्रवेश और निकाय लाभ, अधिकतमीकरण और कोई सरकारी विनियमन नहीं। उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता और उत्तम ज्ञान। फिर बच्चों अगला प्रश्न है कि स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? तो स्वायत्त स्वतंत्र निवेश से आज से ऐसे निवेश से हैं जो आय में कमी और वृद्धि के बावजूद भी एक सामान्य स्थिति बना रहता है, अर्थात आय से स्वतंत्र होता है। फिर आय का वर्तुल प्रवाह क्या है? तो वह संकल्पना जिसके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्तुल पथ पर गमन करता है, यह प्रवाह या तो कारक अदायगी है या वस्तुओं पर खर्च अथवा समस्त उत्पादन के मूल्य के रूप में
होता है। फिर बच्चों आएंगे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 19वां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में जितनी अंतिम वस्तु सेवाएं उत्पन्न होती हैं उनके बराबर मूल्य के जोड़ को कुल का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है उसमें से कुल घिसावट तथा अप्रचलन को घटकर जो कुल रकम शेष रहती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर यहाँ पे 20वां प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य संचय भंडार कार्य का महत्व समझाइए। तो मुद्रा के मूल्य संचय कार्य का महत्व, मुद्रा का मूल्य संचय स्टोर ऑफ वैल्यू कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धन को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में संग्रहित कर सकता है और आवश्यकता अनुसार भविष्य में इसका उपयोग कर सकता है। यह कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और इसे कभी भी विनिमय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बिना आर्थिक लेन देन केवल वस्तु विनिमय तक सीमित रह जाता है जिससे व्यापार और निवेश में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न है 21वां, स्टॉक और पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टॉक और पूर्ति में अंतर क्या है? स्टॉक और पूर्ति यानी कि स्टॉक और सप्लाई दोनों आर्थिक अवधारणाएं हैं लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसी वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है जो किसी विशिष्ट समय पर बाजार में या उत्पादक के पास मौजूद होती हैं। यह परिवर्तनीय नहीं होता है और किसी भी समय स्थिर रहता है। पूर्ति उस समय वस्तु की मात्रा को इंगित करती है जिससे उत्पादक एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय अवधि में बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। यह मूल्य लागत और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। फिर संक्षेप में स्टॉक कुल उपलब्धता है जबकि पूर्ति वह हिस्सा है जो वास्तव में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे 22वां प्रश्न है कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर कीजिए। तो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में मुख्य अंतर उत्पादन कारकों की परिवर्तनशीलता पर आधारित है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ उत्पादन कारक जैसे भूमि मशीनें स्थिर रहते हैं जबकि अन्य जैसे श्रम कच्चा माल बदले जा सकते हैं। इसमें उत्पादन सीमित संसाधनों के साथ होता है। फिर है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सभी उत्पादन कारक परिवर्तनशील होते हैं। इसमें फर्म नए संसाधन जोड़ सकती है, उत्पादन तकनीक बदल सकती है और उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती है। संक्षेप में अल्पकाल में कुछ कारक स्थिर रहते हैं जबकि दीर्घकाल में सभी कारकों को बदला जा सकता है। फिर बच्चों है 23वां प्रश्न की वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? वस्तु की मांग को कई कारकों पर निर्भर करती है जिनमें प्रमुख है वस्तु का मूल्य। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। फिर उपभोक्ता की आय, तो आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है जबकि घटने पर मांग कम होती है। फिर है संबंधित वस्तुओं के मूल्य, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है जबकि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। फिर बच्चों है चौथा उपभोक्ताओं की पसंद, तो फैशन विज्ञापन और व्यक्तिगत रुचि मांग को प्रभावित करते हैं। फिर भविष्य की अपेक्षाएं, यदि उपभोक्ताओं के मूल्य वृद्धि की आशंका होती है तो वे अधिक खरीदते हैं जिससे मांग बढ़ती है। फिर बच्चों है जनसंख्या, अधिक जनसंख्या से मांग बढ़ती है। फिर उत्पादन की तकनीक को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है तो उत्पादन की तकनीकी का अर्थ क्या है? उत्पादन की तकनीक, प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उस प्रक्रिया विधि या तकनीक को दर्शाती है जिसके माध्यम से कच्चे माल और अन्य संसाधनों को तैयार उत्पादों या सेवाओं में बदला जाता है। तकनीकी के प्रकार क्या हैं?
तो परंपरागत तकनीकी, इसमें श्रम पर अधिक निर्भरता होती है, जैसे हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। फिर है आधुनिक तकनीकी, इसमें मशीनों और स्वचालन ऑटोमेशन का उपयोग होता है, जिससे उत्पादन तेज और कुशल होता है। फिर है पूंजी प्रधान तकनीकी, इसमें अधिक मशीनों और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। फिर बच्चों है श्रम प्रधान तकनीकी, इसमें उत्पादन के लिए श्रमिकों पर अधिक निर्भरता होती है। फिर बच्चों यहाँ पे आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए 10 नंबर का। तो वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर एक लेख लिखना है। परिचय क्या है इसका? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। क्या है बच्चों? एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है और विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाहित करता है। जीएसटी के प्रकार, तो केंद्रीय जीएसटी पहला है सीजीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। फिर है बच्चों राज्य जीएसटी, एसजीएसटी, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। समेकित जीएसटी, आईजीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर लगाया जाता है। फिर है केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, यूटी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। फिर इसके महत्व एवं लाभ को देखेंगे तो कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाता है। विभिन्न करों के स्थान पर एक एकल कर प्रणाली लागू होती है। व्यापार को बढ़ावा देता है और मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देता है। टैक्स चोरी पर नियंत्रण रखता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष में, तो जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी सुधार है। यह कराधान की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। फिर बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे अथवा में है। अगर आपको पहला नहीं है तो दूसरा प्रश्न चूज कर सकते हैं। अथवा में है राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक विधि की विवेचना कीजिए। फिर 26वें प्रश्न में भी हर आपके लॉन्ग आंसर में 2 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक को चयन करके ही हमें उत्तर 300 शब्दों में देना है। फिर बच्चों 26वें प्रश्न में क्या कहा है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर मांग की लोच की परिभाषा, तो मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तात्पर्य किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता से है, जब उसके मूल्य, आय या अन्य कारक बदलते हैं। इसके मुख्य रूप से मूल लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रूप में मापा जाता है, जो दर्शाता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग कितनी बदलती है। फिर बच्चों है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो वस्तु का स्वभाव, आवश्यक वस्तुओं जैसे कि अनाज, दवा की मांग मूल्य परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होती है, जबकि विलासिता वस्तुओं जैसे कार, गहने की मांग अधिक लोचशील होती है। फिर बच्चों देखेंगे उपलब्ध विकल्प, सब्स्टिट्यूट्स क्या है। यदि किसी वस्तु का अच्छा विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक लोचशील होगी, क्योंकि उपभोक्ता विकल्प बदल सकते हैं। फिर समय अवधि की बात करें तो अल्पकाल में मांग कम लोचशील होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बदलाव करने में समय लगता है, जबकि दीर्घकाल में यह अधिक लोचशील हो जाती है। फिर है उपयोग की विविधता, जिन वस्तुओं का एक से अधिक उपयोग होता है उनकी मांग अधिक लोचशील होती है। फिर है बच्चों आय का अनुपात, महंगी वस्तुओं की मांग अधिक लोचशील होती है, जबकि सस्ती वस्तुओं की मांग कम लोचशील होती है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे अथवा में है पूंजी खाता क्या है, विस्तृत विवेचना कीजिए। तो आप पहला ना ऑप्शन करके आप इसका चूज कर सकते हैं, ये भी 10 मार्क्स का है। फिर 27वां प्रश्न है, इसमें भी 2 प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न है समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए, और यही हमने उत्तर लिया है यहाँ पे। तो समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एडी जिसको बोलते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाती है। यह उपभोक्ता, निवेशक, सरकार और विदेशों द्वारा की गई कुल खर्च की मात्रा को मापती है। समग्र मांग के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो उपभोक्ता व्यय यानी कंजप्शन,
यह कुल मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को दर्शाता है। यह आय, बचत और उपभोक्ता विश्वास पर निर्भर करता है। फिर बच्चों है निवेश, यानी कि निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट। इसमें व्यवसायों द्वारा नई मशीनरी, भवन, उपकरण और इन्वेंट्री में किया गया खर्च शामिल होता है। यह ब्याज दरों और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं से प्रभावित होता है। फिर बच्चों है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं पर किया गया खर्च समग्र मांग का महत्वपूर्ण घटक है। फिर बच्चों है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको एक्सएम बोलते हैं। निर्यात एक्स से आयात एम को घटाने पर शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। यदि निर्यात अधिक है तो समग्र मांग बढ़ती है और यदि आयात अधिक है तो यह घटती है। फिर बच्चों यहाँ पे अथवा में प्रश्न आपका दे रखा था, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसके साथ ये ऑप्शन में 10 मार्क्स का है। अगर आपको वो उत्तर नहीं आते तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने प्रत्येक लॉन्ग आंसर का एक एक उत्तर आपको लिख के बताया है। तो ये पूरा रहा आपका मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का, और यहाँ से आप पढ़ करके अपने महत्वपूर्ण उत्तरों को याद करके अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।